जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, आप सभी यहां पर जुड़ करके डेली लाइव टेस्ट देते हैं। तो आज यहां पर रविवारीय टेस्ट है और हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं टॉप 150 क्वेश्चंस। तो आप इस रविवारीय लाइव टेस्ट में जरूर सभी कोई शामिल होंगे और प्रश्न को बनाने के बाद अवश्य बताइएगा कि आपके कितने नंबर इसमें आए हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपके आकलन परीक्षा में पास करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डेली बना करके आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी लाइव टेस्ट में जरूर जुड़िएगा, मॉक टेस्ट में जरूर जुड़िएगा और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास की टॉपिक भी जाएगी, उससे जुड़े रहिएगा। और बिहार आकलन परीक्षा के सारे पीडीएफ प्रश्न पत्र आपको दिए जा रहे हैं जो 2013, 14, 15, 16 में आए हुए हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। और यदि पीडीएफ आपको चाहिए, परचेज करने हैं, तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ दिनों के बाद सारे पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएंगे जैसी परीक्षा की घंटी बजती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइव टेस्ट। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर? ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, ध्वनि का तारत्व जो है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा उसका जो है तारत्व होता है। चलिए देखते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या 360? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देखिए, यहाँ पर देशांतरों की जो संख्या होती है वो पूरे मिलाकर के 360 होता है। राइट आंसर 360 इसका हो जाएगा, 360। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु है? माइका, तांबा, स्वर्ण या चांदी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु जो होता है वो हम लोग सिल्वर को मानते हैं। किसको मानते हैं? सिल्वर को, यानी चांदी को माना जाता है। यानी विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु जिससे धारा का प्रवाह सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा होता है वो होता है आपका चांदी। राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। एक्स का 30% का 15% बराबर 18 है तो एक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एक्स का मतलब हो गया गुना 30% यानी 30/100 का मतलब हो गया गुना 15% यानी 15/100 और इक्वल टू में क्या होता है आपका बराबर 18 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप काटेंगे तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं। 3 दहम 30 और 3 छक कितना हो गया? 18। ठीक है, अब आप देखिएगा तो 3 से फिर काट सकते हैं। 3 पच्चे 15 और 3 दुए की 6 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फिर काट सकते हैं आप 2 से, ये हो गया 25 10 ना, यानी 25 हो गया। 25 से ये काटिएगा तो 20 100, 5 20 100, ये 5 से 100 काटेंगे तो 5 20 100, यानी क्या बच जाता है आपका? तो x/400 क्या बच जाता है आपका? x/20 को गुना कीजिएगा तो 400 इक्वल टू 1/1। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो x बराबर आपका आंसर आ जाता है 400। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 400 है जो कि डी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयल या मैना? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका यहाँ पर मोर है। दो घंटा में कितना सेकेंड होगा? देखिए, ठीक है, 2 घंटा, घंटा को पहले मिनट बनेंगे। 1 घंटा में कितना होता है? 60। अब ये कितना हो गया? मिनट। अब हो गया 2 गुने 60। अब यहाँ मिनट को सेकंड बोलेंगे तो 1 मिनट हो गया। 60 गुने 1 मिनट यानी 60 मिनट। तो 1 मिनट अब कितना हो जाएगा? 60। अभी हो जाएगा सेकेंड। अब आप गुना कीजिएगा तो 2 छक 12 और 12 छक 72 और कै गो जीरो है? 1 जीरो 1 2 जीरो, यानी 7200 सेकेंड होगा। 7200 किस में है? बी में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। जिस त्रिभुज के कोई भी, यहाँ कोण देखिए थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, इसको आप भुजा मान लीजिएगा।
कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं हो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो सभी की भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब सब कोण भी अलग अलग है, का भुजा का मान बराबर नहीं है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाहु दिया है भुजा के आधार पर, इसलिए यहाँ पर कोण का नहीं जिक्र है, वहाँ भुजा कर लीजिएगा आप लोग। तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में, न्यूटन में, डेसिबल में, इनमें से सभी भूकंप की माप किस पर की जाती है। देखिए अभी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, भूकंप की माप जो है वो रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर की जाती है भूकंप की माप। तो किस पैमाने पर की जाती है, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, इनमें से सभी। तो देखिए पृथ्वी के आवरण को आप जरूर एक बार पढ़, पृथ्वी के आवरण से एक प्रश्न हमेशा आता है, जैसे सबसे निचली पर क्षोभ मंडल, फिर सप्ताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, वायुमंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधे द्वारा, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है सभी में संभव नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ यहाँ पर हरे पेड़ पौधों से ही संपादित होता है। पौधा में यदि सूखा पौधा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखिए आया हुआ है सभी हरे पौधे, तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी सभी हरे पौधों के द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, मधवा, सुभागा, कामिनी या सधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग कहते हैं सधवा, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको हम लोग कहते हैं विधवा। तो यहाँ पर जिस स्त्री का पति जीवित हो पूछा गया है, इसलिए सधवा होगा और राइट आंसर डी होगा इसका। जो पूजा के योग्य हो उससे क्या कहते हैं, पाठ, पूजनीय, पूजा या पूज्य। जो पूजा के योग्य होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, देखिए जो पूजा के योग्य होता है उसको हम लोग कहते हैं पूज्य। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पूज्य कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब। जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं, प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। ठीक है, तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे प्रियदर्शी। अब प्रियदर्शी किस में है, डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूर की सोचने वाला को क्या कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि, कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी। तो देखिए जो दूर की सोचता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर दूरदर्शी, इसका राइट आंसर दूरदर्शी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। देखिए चौराहा, यानी चौराहा का मतलब ये चार राहों का समाहार, जहाँ से चार गो रास्ता फूटता है उसको हम लोग कहते हैं चौराहा या चौमुहान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल इस संख्या वाचक रह गया है। तो जो केवल संख्या वाचक रह जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर द्विगु समास कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपका द्विगु हो जाएगा, वो संख्या वाचक है। ठीक है, तो द्विगु इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लंबोदर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। चलिए इसका विग्रह करते हैं। लंबोदर का मतलब होता है लंबा हो उदर जिसका, उदर मतलब पेट हुआ, लंबा हो उदर जिसका। तो ये किसको उपाधि मिला हुआ है, ये किसी का उपाधि है, लंबा हो उदर जिसका। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर गणेश जी को, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो जिस वैसे शब्द वैसे समासिक विग्रह करने पर जिसका विशेष अर्थ निकलता है, उसको तोड़ते हैं और उसका विशेष अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसलिए लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, जिसको गणेश जी हम लोग कहते हैं, और गणेश जी को यहाँ पर विशेष अर्थ निकला, इसलिए किस समास में जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साग पात में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। साग पात में कौन सा समास है, तो आप देखिएगा यहाँ पर साग और पात, तो आप देख रहे हैं साग है
और उसके बाद यहाँ पर योजक चिन्ह है और पात है, साग का उल्टा पात होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, यानी द्वंद्व समास होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पीताम्बर में कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? चलिए, पीताम्बर यानी पीला हो अंबर जिसका, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला हो अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, यानी वैसा जिसका वस्त्र पीला हो या जिसका वस्त्र पीला यानी अंबर हो, जिसका पीला हो अंबर, उसको पीताम्बर कहते हैं। जो इसका विशेष अर्थ निकलता है और वो होता है विष्णु भगवान के सेंस में होता है, इसलिए पीताम्बर को यहाँ पर जिसका वैसा समास जिसका विशेष अर्थ निकलता है वैसे शब्दों का, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास में डालते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? आपको बताना है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धक्का मुक्की। धक्का मुक्की को आप जब देखेंगे तो एक हो गया धक्का और उसका उल्टा जस्ट हो जाएगा मुक्की, होता है ना योजक चिन्ह। तो जिसमें योजक चिन्ह मतलब डैश, यहाँ पर आप देखें लगा हुआ है, तो ये चिन्ह जिस समास के बीच में लगा हुआ रहेगा तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि वह जो समास आपका है वो द्वंद्व समास है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा, आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? आपको बताना है कि जब विशेषण और विशेष्य का योग होता है तो कौन सा समास बनता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो एक चीज़ आप जान जाइए, जिसमें विशेषण, ठीक है, जिसमें विशेषण और प्लस विशेष्य दोनों का योग होता है तो वह जो समास होता है आपका कर्मधारय समास होगा। तो चलिए आपका भी राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उप, आ, प्रक या प्रति, कौन सा होगा? देखिए प्रतिकूल यही हमारे पास शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों को पता करना है। तो प्रतिकूल का जब हम तोड़ते हैं तो एक होता है प्रति और एक होता है कूल, इसको मिलाने पर बनता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में जो शब्द पहले आया है वो है प्रति और जो बाद में आया है कुल, तो जो शब्द पहले आया है वो है उपसर्ग, जो बाद में आया है वो है प्रत्यय। तो प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन होगा? प्रति होगा, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए बहाव, इसको तोड़िएगा, बहाव, बहाव लिख लिया हमने। तो इसका जब तोड़ते हैं लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ब जोड़ आव होता है, ठीक है, ब जोड़ आव होता है। अब बहाव में आप देखिएगा तो ब जो हो गया उपसर्ग हो गया, आव जो हो गया प्रत्यय हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बहाव में उपसर्ग कौन है? तो ब है और प्रत्यय कौन है? तो आव है। आपसे पूछा क्या है? प्रत्यय कौन है? देखिए तो प्रत्यय आव होगा। आव किस में है? डी में है, इसका राइट आंसर डी होगा। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देखिए प्रत्यय के लिए हमने क्या बोला कि उस शब्द को आप लेंगे दोषहर्ता, ठीक है, दोषहर्ता। इसको आप तोड़िएगा तो क्या बनेगा? तो देखिए दोष जोड़ हर्ता बनेगा। क्या बनेगा? दोष जोड़ हर्ता, यानी दोषहर्ता में दोष जो है उपसर्ग है और हर्ता जो है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा क्या गया है? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होगा? हर्ता होगा। हर्ता किस में आया है? डी में आया है, यानी राइट आंसर जो है आपका डी है। अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आनी, धानी, मावट या अति। तो अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए ये पूरा शब्द जो हो गया अतियु, ये पूरा शब्द, ये पूरे शब्द में जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे और बाद में जो लगेगा उसको प्रत्यय कहेंगे। तो इसमें अति जो है उपसर्ग है और वह जो है यहाँ प्रत्यय है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति, अति उपसर्ग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? नई दिल्ली कोलकाता, दिल्ली गुवाहाटी, अमृतसर लाहौर या कोलकाता ढाका। तो देखिए समझौता एक्सप्रेस जो है आपका समझौता का है, यह अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है, ठीक है, अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझौता एक्सप्रेस, तो आप लोग सभी को इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध इमारत चार मीनार कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या भोपाल। तो प्रसिद्ध इमारत चार मीनार जो है आपका वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। यह प्रश्न अब तक बहुत बार पूछा गया है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में, जेएसएससी में एक बार अभी तक पूछ लिया गया है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए,
डी, सी या के। देखिए दोस्तों, इसका हमने ट्रिक बता दिया है। यदि ये नहीं होगा तो आपको इसका हम जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक का आपको वीडियो हम दे देंगे। यदि आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो एक बात आपको बता देते हैं, आप लोग कीड़ा देखे होंगे, कीड़ा देखते हैं ना, KEDA। कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलता है, वो उसके ऊपर छैला हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ई जो है यहाँ पर कीड़ा पानी में नहीं घुलता है, तो KED और ए ये पानी में नहीं घुलता है, तो ए पानी में नहीं घुलेगा, डी भी पानी में नहीं घुलता है, और यहाँ पर KDA ये भी नहीं घुलता है। तो अब आपके पास बचा सी, यानी बी और सी, विटामिन बी और सी जो है ये आपका कहाँ घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है, ठीक है। बाकी कीड़ा KEDA ये सब जो है वसा में घुलनशील है। इसका वीडियो हम अलग से आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे यदि आप कमेंट कीजिएगा तो। चलिए देख, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सर लियोनार्ड बुले ने, BS अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने या AL बसम ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों बता दें, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका दयाराम साहनी हो जाएगा। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो इसके कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता? तो दयाराम साहनी थे। कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में। दोनों प्रश्न ही आए हुए हैं आपके। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर है विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो श्रीमती मीरा कुमार है। ये किस पार्टी के थे? तो यहाँ पर ये भी पूछा गया था एक बार कि किस पार्टी के थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। ये पूछा जाता है कि किस लोकसभा चुनाव में यहाँ पर किए थे। तो इन्होंने 15वीं लोकसभा में, कौन सी लोकसभा में? 15वीं लोकसभा में आपको बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ठीक है। और 3 जून 2009 को इन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया था। इस तरह से भारत के लोकसभा यानी लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो कौन थी आपका? तो वो आपकी हो जाएगी श्रीमती मीरा कुमार। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुजराती की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती जो है यहाँ पर आपका लिपि वो भी हिंदी के समान देवनागरी ही इसका लिपि होता है। गुजराती जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चीन या भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका रूस है, ठीक है, रूस है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये 5000 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। JSSC में अब तक 5 बार यह प्रश्न आया हुआ है। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया है 15 मार्च 1950, 15 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो देखिए भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी भी पूछ देगा कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो आपको अलग से नाम याद नहीं करना है, प्रधानमंत्री का ही नाम वहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन और उसी को बोलना रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक देखिएगा तो 2000 से 3000 बार आ गया है और JSSC की बात कीजिएगा तो ये 5 बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण। तो तारे जो यहाँ पर टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं वो होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेगिस्तान में मरीचिका किस घटना का उदाहरण है? पूर्णांतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रावर्तन या विवर्तन। तो देखिए मेघ मरीचिका की जो घटना होती है वो आपको यहाँ पर पूर्णांतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। मेघ मरीचिका से रेगिस्तान वाला ये घटना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आने वाला प्रश्न है। JSSC में अभी तक हाई स्कूल परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ है एक बार, और यहाँ पर आप देखेंगे तो वनरुचि में एक बार यानी 2 बार आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 3, 4, अनेक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 2 बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु, इससे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप देखेंगे इससे तुम गुजरते हुए जो है मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। तो 2 बिंदु से होकर केवल एक सरल रेखा
खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। 1/4, 3/4, 5/4 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लघुत्तम समापवर्ती जैसे निकालते हैं 3, 4, 5 का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भिन्न का लघुत्तम है, ये बहुत बार है, लगभग 100 से ज़्यादा बार आपका प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भिन्न का लघुत्तम होता है तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं नहीं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अंश में कौन कौन संख्याएँ हैं, 1 है, 3 है और 5 है। और हर में कौन कौन संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हर में सिर्फ संख्याएं दी हुई है 4, 4, 4। यानी देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1/4, 3/4, 5/4। तो ये अंश में हो गया 1, 3 और 5। तो देखिए जब लघुत्तम बोलेगा ना तो अंश का लघुत्तम निकालिएगा और जो बच गया उसका महत्तम निकालिएगा, और जब महत्तम यहाँ पर बोलेगा तो अंश का महत्तम निकालिएगा, जो बच गया उसका लघुत्तम। जस्ट यही होता है, जो बोलता है उसका अंश का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम तो क्या होगा, 1, 3, 5 का, ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो किसी से नहीं कटेगी, तो उसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे, यानी 1 × 3 × 5, यानी एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लेंगे नीचे वाले का, तो 4, 4, 4, तो सब में 4 आ रहा है एचसीएफ, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर तो पूछ रहा था 1/4, 3/4, 5/4 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम, और हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ, यही हो जाएगा ना। तो अंश का एलसीएम कितना आया था अभी आपका, तो 15 आ गया था ना। अंश का एलसीएम मतलब 1, 3, 5, इसका एलसीएम हो गया 15, और हर का एचसीएफ यानी 4, 4, 4 का महत्तम, तो कितना हो गया 4, यानी 15/4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, दिया हुआ है 15/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए यमुना जो है नदी का नाम है। ठीक है, नदी का नाम है, सिर्फ नदी रहता तो ये जातिवाचक में जाता, लेकिन नदी का नाम आ गया यमुना, इसलिए यह जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए वृक्ष एक जाति है, इस वृक्ष के अंतर्गत बहुत चीज़ें का वृक्ष आ सकता है, लेकिन यही कहता आम, नीम, कटहल, तो ये चीज़ें आपके व्यक्तिवाचक में जाती है। वृक्ष कह रहा है तो वृक्ष पूरे वृक्ष जाति समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक उपधातु है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटलॉइड। देखिए यहाँ पर तांबा है, जर्मनियम है, एल्युमिनियम है या जस्ता है। अब तक जेएसएससी का 5 बार पूछा हुआ प्रश्न है, जेएसएससी में अब तक 5 बार आ गया है। तो देखिए तांबा, जर्मनियम, एल्युमिनियम और जस्ता, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तांबा और जस्ता और एल्युमिनियम, ये सभी क्या चीज़ है, तो धातु है। ये सभी क्या चीज़ है, धातु है, मेटल है। लेकिन यहाँ पर एक नया नाम आप देख रहे हैं, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है यहाँ पर उपधातु के नाम से, इसको मेटेलॉइड के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज़ और पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण में आता है, अर्धचालक जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी धातु जो है अर्धचालक है। तो अर्धचालक में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, अर्धचालक के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर एक क्लास हम आप लोग का लेंगे, उसमें होगा चालक, सुचालक, चालक और अर्धचालक यहाँ पर करेंगे। तो उस समय यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को पूरी डीपली पढ़ेंगे और कौन कौन धातु आती है सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो इस क्लास को करने के लिए आप सभी कमेंट कीजिएगा कि आपका साइंस का क्लास यहाँ पर करना है, तो हम आपको सारे यहाँ पर क्लास जो लेंगे और उसमें आपको डीपली यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो गया कौन एक उपधातु है, तो जर्मनियम जो है आपका उपधातु है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आया हुआ। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए मित्रता जो है फ्रेंडशिप, किसी चीज का गुण है, इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दर्शाते हैं, क्योंकि मित्रता जो है वो अपने अनुभव करने की चीज़ है कि कितनी अच्छी आपकी मित्रता है और नहीं है, किसी को बयान नहीं कर सकता यार। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है।
यहाँ पर बताना है। देखिए इस प्रश्न की बात करता बता दें आपको कितने बार हुआ है, तो ये 1000 बार अभी तक एग्जाम में देखिएगा। जब जाइएगा तो ये पूछिए देता है आपको, लेकिन जेएसएससी में अभी तक 8 बार आया है, ठीक है, झारखंड के एग्जाम में। तो आप झारखंड के एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए झारखंड का आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पर बता दें कि कितने भागों में वर्णित है, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4, भाग 5। आपको हम बता दें यदि भाग से अभी तक जितना प्रश्न आता है उसको यदि ट्रिकली पढ़ना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर मौलिक अधिकार के संविधान के भाग के सभी आए हुए प्रश्नों ट्रिक से हम कैसे पकड़ेंगे। तो आपको हम यहाँ पर बोर्ड पर, यहाँ पर क्लास पर आपको हम बता देंगे, जिसमें आप सारे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन अभी ऑप्शन के रूप में जो आया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर जो है भाग 3 में वर्णित है। अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आपको हम बता दें, यहाँ पर याद रखिएगा, सनम ने कही, सनम ने कही, इसको आप लोग को हम दिखा देंगे। सनम ने कही 1 2 3 से प्यार हो जाएगा। अगर इसको आप देख लीजिएगा तो आपको फिर लगेगा कि इसका ट्रिक जो है, इसका जितना भाग वाला है वो सब इसमें समाहित हो जाएगा। तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि सनम ने कही पर बताइए, तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, उसके कुछ दिनों बाद आपकी वीडियो यहाँ पर बन के मिलेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आया। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए बुढ़ापा यहाँ पर अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, और जितनी भी चीज़ें अवस्था को दिखाती है, चाहे बुढ़ापा हो, जवानी हो, बचपन हो, यंग हो, नौजवान हो, ये सारी चीज़ें अवस्था को दिखाती है। अवस्था वाली चीज़ें को हम लोग सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, और उसको जो हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि 500 रुपये की राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 में बांटा जाता है, तो राम की राशि कितनी है। देखिए टोटल राशि कितनी दी हुई है आपको, 500, टोटल 500 है। अब देखिए राम को कितना मिला है, तो राम को 3 भाग, राम को कितना मिला है, 3 भाग, और रहीम को कितना मिला है, रहीम को मिला है 2 भाग, यही मिला है ना। और इसी को 3:2 में बांटा गया है। तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न अभी तक जेएसएससी की बात करेंगे तो यह 10 से ज़्यादा बार आ गया है, लेकिन अन्य किसी का बात कीजिएगा तो ये 100 से भी ज़्यादा बार आया हुआ प्रश्न, और एक प्रश्न आता है और इसको 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता। देखिए क्या कीजिएगा आप, अब यहाँ पर किसी का भी बताना है, अगर राम का बताना है या रहीम का बताना है, राम की राशि बताना है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा राम का अनुपात, ठीक है, राम का अनुपात बट्टे कुल अनुपात कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कुल अनुपात, जो भी होता है कुल अनुपात, और इनटू यहाँ पर कर लीजिएगा दी गई राशि, ठीक है। तो राम का देखिए जो 500 रुपये के राम और रहीम के बीच, तो शुरू राम है तो राम का 3 है, और रहीम है तो रहीम का 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना है राम का राम अनुपात 3 हो गया, ठीक है, राम का कितना है 3 है, और टोटल अनुपात कितना हो गया 3 और 2, इसको जोड़ लीजिएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और गुने कुल राशि, तो कुल राशि कितना में से आपको यहाँ पर डिसीजन करना था, 3:2 500, तो ये हो गया 500। इस तरह से आप कर लेंगे। अब 5 से 500 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा 100, यानी अब बचा आपके पास 3 × 100, तो 3 × 100 कितने कीजिएगा तो कितना आएगा 300। ये 300 राशि किसके लिए आ रही है, देखिए आपने राम का अनुपात यहाँ पर किया है, राम का अनुपात 3 है, तो राम का किया है तो 3, यानी 300 जो रुपए की राशि आ रही है वो राम के लिए आ रही है, यानी 500 रुपए में राम को कितना भाग मिलेगा, तो 300 रुपए राम को मिलेगा, तो बाकी कितने बच गए 200, तो 200 रुपए किसको मिलेंगे, रहीम को। तो इसी तरह से देखिए इसका जिसका भी भाग निकालना है उसका अनुपात ऊपर और बट्टे कुल अनुपात कर दीजिएगा, तो 3 और 2 5 हो गया, और गुने कुल राशि। इस तरह से आप जब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा, और आपके इस तरह के प्रश्न एगो हमेशा एग्जाम में रहेंगे, तो ऐसा देख लीजिएगा। लास्ट में हम आपको यहाँ पर प्रश्न भी देंगे जिसका आपको कमेंट करना होगा, तो आप जरूर यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और डेली यहाँ पर जुड़े रहने के लिए आप कमेंट कीजिएगा कि डेली आपको यदि मैथ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर डेली दीजिए, तो हम आपके लिए डेली लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियो देखकर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। समूह किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूह। समूह का मतलब देखिए होता है झुंड, एक ग्रुप होता है, ग्रुप में हो गया तो वो यहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह में है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। कॉट ए बराबर 12/5, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत यह प्रश्न आता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप क्लास 10 और में इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति के अंतर्गत जब है तो यहाँ पर आप जानते होंगे कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पर आधार बट्टा लंब, ठीक है, आधार बट्टा लंब होता है। ये दिया कितना है 12/5, यानी कहने का मतलब b जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और p जो हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी रहे, कोट ए बराबर साइन ए बराबर दिया हुआ रहे, तो आपको यहाँ पर p, b और h में एक संबंध होता है, तो h बराबर आप निकाल लीजिए। तो h बराबर क्या होता है, कर्ण होता है, h को हम लोग कर्ण कहते हैं,
और h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान निकाल लीजिएगा। तो अब देखिएगा h बराबर क्या हो गया, h बराबर आपका हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p आपका कितना है, तो p आपका है देखिए यहाँ पर p कोट a यही था ना, तो यहाँ पर हो जाता है आपका b बाई पी, ठीक है, b बाई पी। तो b आपका है 12 और p है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है, 25 और 12 का स्क्वायर 144। 25 और 144 को जोड़िएगा तो 169 होगा, और 169 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, यानी एच का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब आपके पास सारा मान निकल गया। अब इसके बाद अगर साइन ए पूछता है, कोस ए, टेन ए, कुछ भी पूछता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है साइन ए यानी साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच होता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ कोट ए दिया हुआ है ना, कोट ए बराबर बी बाई पी होता है, ठीक है, बी बाई पी होता है। तो बी आपका था 12 और पी आपका था यहाँ पर 5। अब साइन ए बराबर पी बाई एच, तो पी आपका कितना है, तो देखिए यहाँ पर पी 5 है, कितना है आपका पी 5 है ना, और एच कितना है 13 है। तो अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर एच पी बाई एच यानी हो जाएगा आपका 5/13। तो इसमें देखना है कि ऑप्शन आपको 5/13 कहीं है कि नहीं, तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है 5/13 नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए धातु से बनी हुई जितनी चीज़ें होती है, जितने भी धातु वाली चीज़ें हैं वो सभी मेटल होते हैं, और मेटल होने के कारण इन्हें पड़ता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जिसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना आयत का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और आयत का क्षेत्रफल 25 है, तो अब क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यही लिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 लिख दिया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25, इसलिए भुजा बराबर कितना हो गया, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर बैठेगा रूट, यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, और इस सेंटीमीटर इसलिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्ग का भुजा निकल गया है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है ना। अब देखिए 4 गुने भुजा, भुजा कितना आ गया है आपका, तो भुजा आपका आया था 5, 4 गुने 5 यही आया ना। तो 4 गुने 5 जब आप करेंगे तो कितना होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। अब 20 किस में है सेकेंड नंबर में है, तो यही जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी तरह का प्रश्न हम आपको डेली देते रहेंगे, जिसका आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। घी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए घी जो है यहाँ पर लिक्विड वाली चीज़ है, द्रव्य वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, और यह बहुत बार अब तक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो देखिए वंदे मातरम ये जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसको किसने लिखा था, तो ये अब तक लगभग 1000 से ज़्यादा बार आपका एग्जाम में पूछ दिया गया, तो सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर करवा रहे हैं, आप देखते रहिएगा। तो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा यहाँ पर किसने लिखा, तो उसके लिखने वाले जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब बताइए यहाँ पर राष्ट्रीय गीत हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन अधिनायक की जय है उसको किसने लिखा, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की जय है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोगों के इलाज में उपयोगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, आम, पपीता, आंवला या पेड़।
तो देखिए दोस्तों, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का प्रचुर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है आंवला, और आंवला खाने से यहाँ पर जो है आपका स्कर्वी रोग का इलाज कर सकते हैं, स्कर्वी रोग का उपचार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों आपका आंवला। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। धन्वंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे वो एक थे। यहाँ पर पूछ रहा है धन्वंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे वो एक सुप्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे, राजस्व विशेषज्ञ थे, या सेनाध्यक्ष थे, या चिकित्सक थे? तो धन्वंतरी जो है वो यहाँ पर चिकित्सक थे, और अभी तक के एग्जाम में 2000 से ज़्यादा बार अब तक लगभग पूछा गया है। यानी धन्वंतरी जो है यहाँ पर क्या थे? एक चिकित्सक थे, जो हर बार पूछा जाता है कि धन्वंतरी कौन थे, तो एक चिकित्सक थे। किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और किसके लिए प्रसिद्ध थे विक्रमादित्य के दरबार में? तो चिकित्सक के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफेक्टेड ऑफ विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम का आपको ट्रिक चाहिए तो भी आपको हम ट्रिक से बता देंगे। बोर्ड पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद यदि चाहिए कि विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम जो कि जेएसएससी में बार बार पूछा जाता है, या किसी भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, इसको जो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे, जिसमें लाइफ में कभी भी आप नहीं भुलाइएगा। समझ गए? तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि ट्रिक आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो इसके साथ आपकी तैयारी अलग से उसकी क्लास हम यहाँ पर करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? विटामिन सी राइट आंसर होगा, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। राम अपनी आय का 25% दान में देता है। यदि उसकी आय 10,000 रुपये है तो कितने रुपए दान में दिया? तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा आया हुआ है। तो राम अपनी आय का, देखिए आय कितना है? 10,000, ठीक है, 10,000, और उसका कितना वह दान में देता है? 25% दान में देता है। तो 25% आप इसका निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तो क्या होता है। तो 10,000, ठीक है, 10,000 गुने हो जाएगा 25% का मतलब 25/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यानी 25 में 100 से गुना करेंगे। तो 25 में 100 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25, और ये 2 जीरो हो गया, ठीक है, यानी हेलो। काबा जल कुंड किस जिले में स्थित है? काबा जल कुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, लातेहार, चतरा या धनबाद? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा हजारीबाग। और जेएसएससी के एग्जाम में एक बार अब तक पूछा गया है, जो कि आपका हाई स्कूल एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। धारा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा? कैंडिला, वोल्ट, एम्पियर या फैराडे? तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो आपका है एम्पियर। अब मैं बता दूं ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है, अभी तक किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो मात्रक से, यूनिट से एक प्रश्न आपका जरूर पूछ दिया जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। ज़्यादा करके वोल्ट वाला भी पूछा जाता है कि विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो उसका एसआई मात्रक जो है वो आपका वोल्ट है। ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा करके आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर मात्रक से एक प्रश्न अवश्य देख लीजिएगा, सभी मात्रक का, नहीं तो हम मात्रक से संबंधित सारे प्रश्न का एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या आया हुआ है। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जितना कहिए उतना ही कम है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बता दें कि किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो ये सोनरेखा नदी है। सोनरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। यह जेएसएससी के एग्जाम में 15 बार अब तक पूछा गया है, यानी झारखंड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार अभी तक यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर परीक्षा देने जाने से पहले यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए सारे प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 250 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर छूट गया है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा आप लोगों को बतलाना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप दिया हुआ, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिए। वर्ग का परिमाप होता कितना है? 4 इंटू भुजा बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम देखिए इधर गुना में है और इधर बराबर में है, तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 4 से ये 20 कटेगा कितने बार में? 5 बार में।
यानी ए बच गया तो ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ए क्या चीज़ है, ए भुजा है, ठीक है। तो भुजा कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब आपको बतलाना क्या था, तो देखिए आपको बतलाना है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा आपके पास आया कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, यानी हो गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं 25 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या आया हुआ है। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयल नदी। देखिए जेएसएससी में हम आपको बता दें, यह एग्जाम जो है अब तक झारखंड में 10 बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है, 10 एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। अब रही बात कि सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता, यहाँ जो बंगाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। एक प्रश्न बहुत बार, ये प्रश्न अब तक आपको बता दे रहे हैं 1000 से ज़्यादा बार अब तक के प्रतियोगिता परीक्षा में आ गया है कि बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो अब बताइए बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, आप सभी जानते हैं दामोदर नदी को। अब यहाँ पर इसी में प्रश्न बढ़ा दिया गया है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाने जाती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है, इसलिए झारखंड की ये नदी है और झारखंड की यही नदी जो है बंगाल में जाती है और उस शोक के नाम से जानी जाती है। झारखंड की कौन नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, तो वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन है। यह प्रश्न अब तक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार और सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला है। अरावली है, काराकोरम है, विंध्य है या पश्चिम घाट है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका अरावली होगा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। लेकिन अरावली से देखिए और भी बहुत से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अरावली कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अरावली कहाँ स्थित है, तब भारत के पश्चिमी भाग, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भाई ये भी प्रश्न आया हुआ था कि अरावली पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अब एक बात आपको हम यहाँ पर बता देंगे, भारत के भौगोलिक संरचना में आप देखिएगा तो भारत के भौगोलिक संरचना में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है यहाँ पर कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये भी आया हुआ है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका भी नाम उसी में आता है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से किसको जाना जाता है, अरावली। एक प्रश्न और देखिए इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अरावली जो है यहाँ पर अरावली को उसमें उस पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अरावली को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो अरावली को राजस्थान में आडवाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरावली को राजस्थान में किस पर्वत के नाम से जाना जाता है, आडवाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा गया था कि अरावली को राजस्थान में किस पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, आडवाला पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और पूछा जाता है आपसे जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है कि अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अरावली का सर्वोच्च, अरावली जो आपका पर्वत हुआ उसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो है उसका नाम क्या है, तो उसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को हम लोग जानते हैं गुरु शिखर के नाम से। क्या जानते हैं, गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर गुरु शिखर के कहलाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी देखिए अरावली से किया जाता है जो सबसे अधिक हजारों बार पूछ दिया गया है। विश्व की, यहाँ पर एक और बात आता है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसमें भी जो है आपका अरावली का ही नाम आता है। तो याद रखिएगा भारत की और यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपका जो है अरावली है। इसलिए आप इसका यहाँ पर टिकिंग क्या करेंगे, अरावली का टिकिंग करेंगे। तो अरावली से ये सभी प्रश्न जो है 1000 से ज़्यादा बार अभी के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपके भी एग्जाम में आएंगे, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर के आपके बीच आते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्या बुनियादी रंग है, यहाँ पर खाली जगह है भरना है आपको। लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, लाल नारंगी और हरा, लाल जामुनी नीला। देखिए आप लोग याद रखिएगा लहनी क्या होता है, लहनी, लहनी जो है ये प्राथमिक रंग होता है। तो लहनी क्या चीज़ है, ल का मतलब है लाल, ठीक है, ह का मतलब है हरा और नी का मतलब है नीला, यानी लाल हरा और नीला रंग को जो है हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। इस रंग को मिला करके अन्य रंग भी बनाया जा सकता है। तो लाल हरा और नीला हम लोग लेंगे जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो लाल हरा और नीला रंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
जो शाकाहारी हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपघटित करने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक अलग से क्लास हम आपको बताएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये क्या चीज़ होता है? ये एक चैन है, एक सीढ़ी है जिससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। तो जितनी भी शाकाहारी यानी शाकाहारी खाने वाले जो भी चीज़ होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो शाकाहारी में जिसको सबसे अधिक माना जाता है वो आपका हिरन है, गाय है, ये सब क्या करते हैं? तो शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी चीज़ें जितनी भी होती है वो कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो वो जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप जो है कि शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं वो सभी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता में माना जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हिरन जो है किस प्रकार का उपभोक्ता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो आपको देखना है हिरन शाकाहारी है या मांसाहारी। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हिरन जो है कौन से उपभोक्ता में जाएगा। यदि शाकाहारी होगा तो प्राथमिक में और मांसाहारी होगा तो यहाँ पर द्वितीयक में यानी माध्यमिक उपभोक्ता में जाएगा। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो प्रारूप समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हुए थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये भी प्रश्न इसमें पूछ दिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, प्रारूप समिति जो बनी थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछ दिया गया है। या नहीं तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कौन कौन थे वो भी नाम पूछ दिया जाता है। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो उसके अध्यक्ष हुए। ठीक है, उसके बाद कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। गोपाल स्वामी अयंगर जी थे सदस्य में। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। डॉक्टर के मुंशी जी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। एन माधव राव जी थे और टी कृष्णाचारी थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सदस्य हो गए वो कितने हो गए? यहाँ पर 7 का नाम आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जीडीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ग्रॉस डेली प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रेट डेली प्रोडक्ट। क्या इसमें से सही होगा? देखिए यह जो प्रश्न है बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक जीडीपी की बात कर लीजिए और दूसरा जीएसटी की बात कर लीजिए। ये दोनों प्रश्न जो है बार बार आपका इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और जीडीपी तो ये बहुत पहले से आ रहा है, तो ये अभी तक लगभग देखिएगा तो आपको 500 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है इस चारों में? तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रॉस। और डी से होता है डोमेस्टिक और पी से होता है प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये बी में ऑप्शन है। या इसी को हम लोग ये तो अंग्रेजी में हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग जो लिखा हुआ है, लेकिन इसी को हिंदी में यदि आप कहेंगे तो कभी आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद, इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बार बार आता है। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास, वानभट्ट, कबीरदास या खुशवंत सिंह? 5000 से अब तक ज़्यादा बार पूछ दिया गया यह प्रश्न है। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, जितना भी कहें उतना कम होगा। तो मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है आपका? तो यहाँ पर कालिदास जी मेघदूत के लेखक हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ठीक है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 220, 233, 230 या 215? देखिए जो 245 सदस्य होते हैं उसमें 233 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य जो हैं मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 233 किस में आया है? बी नंबर ऑप्शन में आया है। तो 245 सदस्य होंगे तो 233 निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होंगे, इसलिए उसको हम लोग मनोनीत सदस्य कहते हैं। यानी 233 निर्वाचित सदस्य होंगे, जो कि आंसर इसका बी सही होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। दसम जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या रामगढ़? तो दसम जलप्रपात जो है झारखंड के रांची जिला में स्थित है और यह जेएसएससी के एग्जाम में 5 बार पूछा गया है जलप्रपात के अंतर्गत। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट में या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में? देखिए
पृथ्वी जो है अपने अक्ष को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है आपको। तो इसका आंसर हो जाता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड का 24वां जिला कौन है? लातेहार, सिमडेगा, खुट्टी या रामगढ़? तो अभी तक झारखंड का जो सबसे अंतिम जिला बना है वो है आपका यहाँ पर रामगढ़, जो कि हजारीबाग जिला से आपका कट के बना है ये रामगढ़। ठीक है, तो झारखंड का 24वां जिला है और अभी अंतिमवां जिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा और यह एग्जाम में 2 बार अब तक पूछा गया है आपका। ठीक है, 2 बार से 3 बार, लगभग 2 बार देखे हम लोग पूछा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन डी? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर विटामिन ए के अभाव में क्या होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं बेरी, और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा नामक रोग। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। यानी किसी तरह से यदि रोगी व्यक्ति का माथा फट जाए, सर फट जाए, किसी तरह से कट जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है तो वो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या गुमला? ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है आपको बतलाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि यह गुमला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला में स्थित है और झारखंड के एग्जाम में बार बार यह अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आ रहा है। अब तक 9 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा या कर्नाटक? ठीक है, तो कांडला बंदरगाह जो है आपका देखिए गुजरात में स्थित है और यह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह जो है एक जवारीय बंदरगाह है। ठीक है, यह किस प्रकार का बंदरगाह है? एक जवारीय बंदरगाह है। भारत का यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका जो है मुंबई का। ठीक है, मुंबई में स्थित है। तो कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? जवारीय है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर मुंबई है। तो ये प्रश्न निकल के आते हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते चले। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या बोकारो? तो देखिए मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है वो आपका जमशेदपुर में स्थित है। तो हम इन स्टेडियम से केवल उसी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अब तक यहाँ पर झारखंड में होने वाले एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था, जमशेदपुर में है और ये जो अब तक 2 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। चलिए देखते हैं अब। किसी संख्या का 75% 15 है तो वह संख्या क्या है? तो देखिए किसी संख्या, वह संख्या x है, उसका 75%। ठीक है, x का 75% बराबर 15 है तो वह संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो x गुने हो गया 75%, हटाते हैं तो बट्टे 100 और बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो 5 से कटेगा 20 और 5 से कटेगा कितना 15। अगर 5 से देखते हैं तो 5 तिया 15 और 5 के 20। ठीक है, ये कितना हो गया 3x बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो गया 3x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 60 और x बराबर कितना हो जाएगा 60/3। इसको काटेंगे हम लोग को तो कितना हो जाएगा 20, यानी वह संख्या कितनी है? तो 20 है। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो बी नंबर आंसर बिल्कुल राइट है, जिसका आंसर 20 होगा। तो इसका राइट आंसर 20 होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन कौन है? सारंडा वन, लातेहार का पतकी वन, नेतरहाट वन या तिलैया? तो यहाँ पर देखिएगा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन अभी तक देखिएगा जहाँ इनकाउंटर होता है, अभी तक यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी वहाँ काम नहीं कर पा रही है, वो है आपका झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन सारंडा वन। ठीक है, सारंडा वन। यह 5 बार अब तक झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? अब तक यहाँ पर 4000 से ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या महावीर? तो देखिए यहाँ पर जैन धर्म से जो है सबसे तीर्थंकर में सबसे पूछा जाता है कि पहला कौन थे। ठीक है, तो पहला जो थे आपके जैन धर्म के ऋषभदेव थे। ठीक है, अब उसमें से ज्यादा कौन आता है? तो 23वां कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो आपके थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और ये अंतिम पूछ दिया जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें यहाँ पर महावीर जो है वो सबसे अंतिम है। तो जैन धर्म के पहला हो गया ऋषभदेव,
जैन धर्म के 23वां हो गए पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थकर हो गए महावीर। इसमें से एक प्रश्न आपको हर बार लगभग पूछ दिया जाता है। एक प्रश्न देखिए और भी पूछ दिया जाता है कि किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 5,000 बार आपका, किस धर्म में 24वें तीर्थकर हुए। दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, नागवंशी धर्म। तो यहाँ पर जैन धर्म में क्या हुए, 24 को तीर्थकर हुए थे, और 24वां और अंतिम जो थे वो आपके वर्धमान महावीर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? सावित्री पूर्ति, लक्ष्मी सिंह, आश्रित लकड़ा या अल्बर्टेका? कौन है यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी? तो ये जाता है आपका, देखिए सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जो है प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है, जो कि यहाँ पर हॉकी खेलती हैं। यह भी JSSC में झारखंड के अब तक एग्जाम में एक बार यह प्रश्न आ चुका है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। सुनामी क्या है? ठीक है, सुनामी क्या है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। सुनामी क्या है? ITCH का एक प्रकार है, चक्रवाती मौसम है, भूकंप के कारण उत्पन्न विषाक्त समुद्रीय लहर है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जब समुद्र के कारण, जब समुद्र के अंदर जो है कि विशेष ज्वारीय उत्पन्न होता है, तो उसके कारण समुद्र में जो लहरें अचानक उठती है, उसके कारण यहाँ पर सुनामी उत्पन्न होता है। और यह सुनामी जो है हर बार नहीं आती है, लेकिन एक बार सुनामी 2004 में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था। तो ये सुनामी क्या है? तो भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्रीय लहर है। यानी सुनामी क्या है? एक समुद्रीय लहर है जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न होता है, बहुत ही तेज गति से यहाँ पर क्या होती है, हवा चलती है, और जिसमें बहुत ही जन धन माल की क्षति पहुंचती है। तो यही सुनामी होता है। सुनामी क्या है? तो एक समुद्रीय लहरें हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। झारखंड राज्य महिला आयोग, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है, समय और काम से एक प्रश्न आपका एकदम समझिए कि एग्जाम में रहना तय हो गया है। ठीक है, तो समय और काम से जितने प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न आते हैं, उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ट्रिकली आप बहुत ही कम समय में, चंद मिनटों में भी इसका काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या होता है, 42 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये पहला देखिएगा, यहाँ 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर एक पूर्ण विराम पड़ जाता है, पूर्ण विराम पड़ जाता है ना, तो इससे एक अलग काम करना है। ये 42 व्यक्ति, तो ये पहला वाक्य है, तो व्यक्ति मैंने मैन होता है, तो M1 पहला व्यक्ति, यहाँ पर पहला समीकरण के लिए 42 हो गया। और कितना दिन, दिन को हम लोग D1 कहते हैं। ठीक है, पहला समीकरण इसलिए D1 लिखेंगे ना। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, M1 D1 आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम लगा, तो ये पहला समीकरण हमारा होगा। ठीक है, तो व्यक्ति यानी मैन हो गया, तो पहला है इसलिए M1 लिखेंगे 42, और यहाँ पर दिन है, तो ये पहला समीकरण का चल रहा है, तो दिन के लिए डे होता है, D1 लिखेंगे 15। अब उसी तरह से यहाँ दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को, तो 30 मैंने दूसरा बार समीकरण चल रहा है, तो M2 आप लिखिएगा 30। मैन है, व्यक्ति का चल रहा है, उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, यानी D2 आपको पता नहीं है, D2 पता करना है, तो D2 इक्वल टू हो गया व्हाट, D2 इक्वल टू हो गया व्हाट। इस चीज को आप चुन लिया ना, पहले समीकरण से M1 D1 होगा, और दूसरे समीकरण से M2 और D2 होगा, दूसरा समीकरण से M2 D2, D2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। अब इसी का देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आदमी गुने दिन, पहले आदमी, ठीक है, पहले आदमी पहले दिन बराबर दूसरे आदमी इंटू दूसरे दिन। ठीक है, अब इस पर देखते हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यही होता है। ठीक है, M1 देखिए कितना दिया हुआ है, 42 गुने D1 कितना दिया हुआ है, 15। अब देखिएगा M2 कितना दिया हुआ है, 30, और D2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो D2 को हम D2 रहने दिए, कितने दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, ये गुना बाएं तरफ भी गुना हो और दाएं तरफ भी गुना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो अंक है उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कितना है आपका, 42 था ना, तो अब यहाँ पर देखिएगा 15 से ये 30 का बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 42 कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर इधर आ गया 21, और इधर बच गया D2, यानी D2 मतलब दूसरा आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 21 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जिससे दिक्कत लग रहा था, 42 गुने 15 बराबर 30 गुने
D2। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुने 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो ये जो बट्टा में जिसके साथ जो गुना में रहता है वो भाग में आता है। तो देखिए भाग में आ गया 30, D2 के साथ गुना में था तो वो भाग में आ गया। 15 दूनी की 30 और 2 से 42 कितने बार में, 21 बार में। तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा शॉर्ट वैसे ठीक रहता है कि तुरंत तुरंत हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमको यहाँ पर गणित को बनाना पड़ता है। तो 21 होगा और ये राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या बागुन सुम्बरई। यह जेएसएससी में झारखंड में होने वाले अभी तक के लगभग परीक्षाओं में यह 2 बार प्रश्न आपका आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका स्टीफन मरांडी है। स्टीफन मरांडी जो है झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विश्वेश्वर खान, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या श्री इंदर सिंह नामधारी। अभी तक झारखंड में 2 बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो विश्वेश्वर खान जो थे वो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। चलिए देखते हैं अब। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने दोनों में 20% तक धोखा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए यह प्रश्न जो है अभी तक 1000 नहीं 10,000 बार का ये कोई भी कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों बता दें, इसी तरह का आपको यदि ट्रिकी मैथ पढ़ना होगा तो हम यहाँ पर 100 ऐसे प्रश्न ट्रिकी बनाए हैं जो कि आपको उसी पर आधारित प्रश्न आएंगे और जिसमें आपको मैथ में लगभग प्रश्न मिलेंगे। तो यदि आपको इसको परचेज करना होगा, खरीदना होगा, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप दीजिए, तो हम आपके लिए ऐसे नोट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपका कमेंट जरूरी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फल बेचने दोनों में धोखा देता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फल खरीदने और ये हो गया फल बेचने, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, फल खरीदने गुने बेचने और बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है। तो फल खरीदने और बेचने दोनों में 20% है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 + 20, ठीक है। 20 + 20 अब प्लस में क्या हो जाएगा 20 गुने 20 और बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब देखिए 20 + 20 किए तो कितना आ गया 40 + 20 गुने 20 किए तो कितना हो गया 400 और बट्टा में कितना था आपका 100। 100 से ही 400 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब जोड़ लीजिएगा तो ये 40 और ये 4 कितना हो गया 44, यानी 44% इसका आंसर होगा। उसका लाभ कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा 44%, ये हो जाएगा। तो आप परचेज करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रेमा घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या रामगढ़। तो प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए घाघ जलप्रपात है जो घाघरा, यहाँ पर कहेंगे आप गुमला जिले में स्थित है प्रेमा घाघ जलप्रपात। दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? देखिए यही दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में क्या होती है, वर्षा प्रारंभ होती है, जो भारत का मानसून माना जाता है। और यह केरल से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? केरल से प्रवेश करती है। तो भारत में किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो हम लोगों के लिए कौन माना जाता है? तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका टाइम जो माना गया है 9 जून से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 9 जून से स्टार्ट होता है या जुलाई तक चलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो जून और जुलाई महीने में इसकी होती है शुरुआत, ठीक है। जून में कभी कभी वर्षा जून से चालू हो जाती है और नहीं तो जुलाई से शुरुआत होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत किससे होती है? जून या जुलाई महीने से होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अब तक आपको बता दें जीएस के अंतर्गत 5000 से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे तो आपको ये सोडा वाला जरूर मिलता है जीएस के अंतर्गत। तो इसका क्या आंसर होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। देखिए खाने वाला जो सोडा होता है, जिसको हम लोग मीठा सोडा ही बोलते हैं, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, इसको लिखा जाता है NaHCO3, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 तरह से, देखिए कभी कभी नाम आता है, इसको सोडियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। यानी इसका नाम एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर देखिएगा तब, नहीं तो इसी को H के बदले में, हाइड्रोजन के बदले में इसको बोला जाता है सोडियम। क्या बोला जाता है? सोडियम। और H को बोला जाता है बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई
कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें ऑप्शन है? तो आप देख रहे हैं इसका पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और इसी को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बार बार घुमा फिरा के इसी में से प्रश्न आता रहता है कि मीठा सोडा क्या है, खाने का सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। तो ये सारा चीजें इसी का नाम है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? देखिए यह प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा गया, सबसे अधिक बार पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो थे वो कौन थे आपका? ठीक है, केसी नियोगी, एन के पी साल्वे, केसी पंत या के संथानम, कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो आपका केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका राइट आंसर फर्स्ट होगा केसी नियोगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सभी देख लेंगे क्योंकि बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी या सरदार पटेल, कौन थे? तो देखिए यहाँ पर ये भारत के आज़ादी इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अब तक जो है यहाँ पर 100 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी जो हैं वो आपके भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? देखिए सूर्य की जो सतह होता है ना उस पर दो गैसों से यह मिल करके बना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा होता है? तो देखिए हाइड्रोजन के अलावा यानी हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके यह बना होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के अलावे जो होता है यह हीलियम से मिल करके बना होता है। अब हीलियम का यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक संकेत क्या होता है। तो हीलियम का रासायनिक संकेत ए होता है और यहाँ पर परमाणु संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है कितना पाया जाता है? तो 71% और यहाँ पर शेष जो है आपका हीलियम के रूप में पाया जाता है। तो अधिकतम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके बाद शेष के रूप में आपको हीलियम पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण यहाँ पर सूर्य का सतह होता है। चलिए आप देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए पृथ्वी का जो वातावरण होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑर्गन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या क्रिप्टॉन होता है? तो पृथ्वी का वातावरण का कहने का मतलब वायुमंडल का यहाँ पर सेंस हो गया। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो जब वायुमंडल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर एक देखिएगा पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं इसमें। तो इस पाई चार्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से ये है 78%। ठीक है, 78% और ये है 21%। ठीक है, 21%। तो 78% जो भाग होता है वो आपको नाइट्रोजन को दिया गया है, 21% जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का दिया गया है। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यदि गैस पाई जाती है तो वो है नाइट्रोजन और दूसरे स्थान पर पाई जाती है तो वो है ऑक्सीजन। तो दोनों पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसका मात्रा कितना है? 78%। और दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, O2, जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे 21%। बाकी में आर्गन है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनोन, रेडोन पाया जाता है। तो इन सभी का परसेंटेज जो है अलग अलग है। सबसे ज़्यादा पूछा कौन जाता है? ये नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है, 0.002 होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता? नाइट्रोजन होता। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, पारस का, ईरान का या मिस्र का? सबसे पहले हम याद कर ले 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो ये तेराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, तेराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। ये तेराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1191 ईस्वी में तेराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1191 1192 दोनों तेराइन का प्रथम युद्ध है 1191 और तेराइन का द्वितीय युद्ध है 1192। ठीक है, तेराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें कौन विजयी हुआ था? तो उसमें यहाँ पर जो है आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी जो थी वो कहाँ के शासक था? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है ये गौर प्रदेश यानी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है ये अफगानिस्तान का शासक था। इसका राइट आंसर जो है
अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो होता है क्रिकेट का टीम 11 खिलाड़ी के बीच होता है, तो इनका रन का औसत जो है कितना का चला है, रन रेट 23 का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक खिलाड़ी उसमें सबसे ज़्यादा रन 113 रन बनाए हैं, तो अब उस 113 रन जो खिलाड़ी बनाए वो खिलाड़ी निकल जाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या यहाँ पर चलेगा। तो देखिए सबसे पहले रन कितना बनाया गया, तो रन 11 खिलाड़ी थे और 23 का औसत चल रहा है, यानी 11 गुने 23 आप कर लीजिएगा, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 गुने 11 हम जब यहाँ पर करेंगे तो 11 से ये 23 हो गया और ये भी 23 हो गया, यानी 3 2 5 और यहाँ पर 3, यानी 253 रन बनाया गया। ठीक है, कितना रन बनाया गया, 253। अब उसमें से एक खिलाड़ी ने 113 रन बना दिया, एक ही खिलाड़ी उसमें 113 रन बनाए। ठीक है, तो अब देखिए 253 रन, 11 खिलाड़ी मिलकर 253 रन बनाए, जिसमें एक खिलाड़ी ने अकेले 113 रन बनाए। ठीक है, तो इस खिलाड़ी को निकाल देते हैं। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140, यानी ठीक है कितने रन बनाए, 140। ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो 10 खिलाड़ी मिलकर के अब 140 रन बना रहे हैं। 10 खिलाड़ी बचे, एक खिलाड़ी जो 113 रन बनाए तो उसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो बचा 140 रन, यानी 140 रन कितने खिलाड़ी मिलकर बनाए, 10 खिलाड़ी। तो प्रत्येक खिलाड़ी का औसत क्या है, तो हम औसत कैसे निकालते हैं, तो जो कुल होता है उसमें जितनी संख्या होती है उसे भाग दे देते हैं। तो प्रत्येक खिलाड़ी का औसत कितना हो जाएगा, तो 140 बटा आप 10 कीजिएगा, 10 से कितने बार में कटेगा, 14 बार में। ठीक है, यानी प्रत्येक खिलाड़ी का अगर औसत देखिएगा, एक खिलाड़ी को निकाल देने के बाद जिसने 113 रन बनाया है तो 14 का रन रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 14 किस में है, देखिएगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो है 14 रन है और यही आपका राइट आंसर होगा। तो औसत से सारे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग यहाँ पर बारी बारी से जो आए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं। चलिए अब देखेंगे आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था, तो हम आपको बताते चले। देखिए सती प्रथा से जो प्रश्न है ये 5000 से भी ज़्यादा बार अब तक एग्जाम आप दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मिलता है। तो अब आपको हम बता दें ये गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर सती प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा जो सार्थक प्रयास किए थे वो आपका थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने अपने सामने ही अपने बड़े भाई की विधवा को सती होते हुए देखा था, जिसको बलपूर्वक सती किया गया था, उनकी इच्छा नहीं थी, जिसके कारण ये सती प्रथा को अंत करना चाहते थे, सती प्रथा को अपने यहाँ से हटाना चाहते थे। जबकि अंग्रेजों का यहाँ तक जो बात है, अंग्रेज सती प्रथा को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर लगा हुआ रहता था कि भारतीय जो है इससे निषिद्ध मानते हुए किसी तरह का आंदोलन नहीं करे। और इसी के प्रयास से यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक से मिले और उन्होंने इस प्रथा को हटाने के लिए मांग की। और इनके मांग करने के बाद उन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने पास बुला करके उनसे राय मशवरा करके उसके बाद इन्होंने सती प्रथा को हटाने के लिए एक नियम बनाया, कानून बनाया, जिसके बाद से सती प्रथा सब दिन के लिए हट गई। तो इसमें कौन से गवर्नर जनरल का नाम आता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे गवर्नर जनरल हुए जो उन्होंने सती प्रथा को अंत किया। और सती प्रथा का अंत कब किया गया, कब नियम बनाया गया, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया, तो 1829 ईस्वी में किया गया। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे जिस समय अंत किया जा रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, तो इनका नाम आता है राजा राम मोहन राय। तो ये 3 प्रश्न जो आपके सती प्रथा से आते हैं, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आए हुए हैं। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, आपको बताना है। 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 या 1194। सबसे अधिक बार यह पूछा गया प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे हम कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो यह युद्ध जो है हिंदू शासक यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम शासक यहाँ पर मोहम्मद गोरी के बीच हुई था। ठीक है, और यह किस स्थान पर हुआ, तो यह जो युद्ध हुआ वो तेराइन नामक स्थान पर हुआ था। और यह कहाँ पर, तो 80 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो क्या थी, हारी थी। मोहम्मद गोरी की हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में जीते थे। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई से यही प्रश्न आता है कि कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ, तो तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यहाँ पर तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आया हुआ है।
हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? अब तक यहाँ 100 से ज़्यादा बार यह प्रश्न आया हुआ है। स्नेह सप्रू, रजत शर्मा, खुशवंत सिंह या अमृत प्रीतम। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हेलो फरमाइश में लास्ट हो गया 100 से, ठीक है। तो इसका नाम जो है व्यक्ति का 100 से ही स्टार्ट है, ज़्यादा करके दिमाग में रखेगा। तो यहाँ पर 100 से स्टार्ट होने वाला नाम है स्नेह सप्रू, यानी हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्नेह सप्रू जी हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक है। तो देखिए सभी एग्जाम में ये पुस्तक के लेखक से एक प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग पुस्तक के लेखक से सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा। नहीं तो अभी तक जो पुस्तक के लेखक से प्रश्न आए हुए हैं उसका एक वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। एक फ्रिज का अंकित मूल्य 10,000 है जिस पर 25% का बट्टा दिया जाता है, तो उस फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना होगा आपको बताना है। 25,000, 2500, 7500 या 5,000। तो देखिए सबसे पहला यहाँ अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य आपका 10,000 दिया हुआ है, ठीक है 10,000, और उस पर बट्टा 25% दिया जाता है। तो बट्टा कितना रुपया दिया गया, तो 25% इसका निकाल लीजिएगा, 25/100 कर लेंगे हम, यानी 2500 रुपये जो है आपको बट्टा के रूप में दिया गया, यानी 2500 रुपये आपको छूट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सामान था 10,000 का जिसमें 2500 छूट दिया गया, तो आपको कितने रुपए देने पड़े। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य और माइनस में होता है बट्टा, ठीक है, माइनस में होता है बट्टा। तो अंकित मूल्य देखिए आपका कितना था, अंकित मूल्य है 10,000 और माइनस में बट्टा, बट्टा की राशि आपका निकला 2500, ठीक है। तो 10,000 में से 2500 आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपके पास बचता है 7500, यानी 7500 रुपये इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में है, तो 7500 इसका राइट आंसर होगा। ये अंकित मूल्य से एक प्रश्न आपके रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से नीला ग्रह किसको कहते हैं? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। यह प्रश्न अब तक 2000 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है आपके सभी एग्जाम में, ठीक है। तो नीला ग्रह किससे कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होती है, पृथ्वी पर क्या है, जल की उपस्थिति होती है। इसी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ही यहाँ पर नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किससे कहते हैं, तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होती है। इसी जल की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। रामचरितमानस के लेखक कौन है? यहाँ पर बहुत बार आया हुआ प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर या वेद व्यास। ये अब तक आपको हम बता दें 1000 से भी ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, सभी एग्जाम की तुलना करेंगे तब। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इधर तुलना करेंगे स्टेट लेवल में भी, तो वहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें आपका जो है तुलसीदास होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास होंगे। राइट आंसर इसका तुलसीदास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग या साहिबगंज। तो मैथन जल विद्युत केंद्र ये जेएसएससी में 2 बार अब तक आया हुआ है मैथन डैम के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत केंद्र है इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो झारखंड का कौन सा जिला में स्थित है, मैथन डैम जो है, तो ये मैथन डैम जो है आपका यहाँ पर धनबाद जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, धनबाद जिले में स्थित है। मैथन डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग सभी कोई अवश्य एक बार देख लीजिएगा। राम की आय रहीम की आय से 2 भैंसों में से प्रत्येक भैंसे को 20,000 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर इससे क्या होता है, लाभ या हानि। देखिए ये प्रश्न अब तक हम बता दे रहे हैं आपको 1000 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। 1000 से ज़्यादा बार अगर आप रेलवे या एसएससी या ग्रुप डी की बात कीजिएगा तो सभी मिलाकर के 1000 से ज़्यादा बार आ गया। जेएसएससी की यदि आप बात कीजिएगा तो जेएसएससी में यह प्रश्न जो है आपका 20 से ज़्यादा बार आ चुका है, यानी यह प्रश्न को आप देख लीजिएगा। अब आपको देखने में प्रश्न तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा, लेकिन यह बहुत ही ट्रिकली है। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, और ऐसे सारे प्रश्नों को यदि ट्रिकली पढ़ना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपको सारा चीज़ ट्रिकली बताएंगे। अब देखिए एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें क्या होता है, देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पर बेचा जाना मतलब क्या होता है बताइए, बेचा जाना मतलब विक्रय मूल्य, और एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10%, यहाँ बराबर होना चाहिए। देखिए एक को 10% और दूसरे को 20% की हानि होता है, तो यहाँ पर यह ट्रिक काम नहीं करेगा। लेकिन जब भी आपको देगा तो यहाँ पर 10% का लाभ देगा तो यहाँ पर 10% का हानि देगा, या 20% का लाभ देगा तो 20% का हानि देगा, या 30% का लाभ देगा तो 30% का हानि
देगा। ऐसा यदि देता है तो आप इसको इस ट्रिक से बनाइएगा, आपका एकदम 100% राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, तो इसका ट्रिक होता है एक्स स्क्वायर बाई 100। क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100, और ये हमेशा हानि होता है, इसमें हमेशा हानि होता है। क्या होता है, हानि। इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब बराबर हो। दो भैंस है तो दोनों को 20-20 हजार रुपए में ही बेचा गया है, लेकिन एक भैंस को बेचने में 10% का ग्राहक को यहाँ पर जो विक्रेता है उसको लाभ हो रहा है, और दूसरे को 10%, दूसरे को बेचने पर 10% की हानि हो रही है। यानी इक्वल होना चाहिए। 10-20 नहीं हो सकता है, 10-30 नहीं हो सकता है। 10-10 होगा, 10 लाभ तो 10 हानि, 20 लाभ तो 20 हानि, 30 लाभ तो 30 हानि। उसके लिए यह सूत्र काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हानि कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और बट्टा में क्या करेंगे 100, और यहां क्या हो जाएगा आपका हानि। क्या हो जाएगा, हानि। अब आप एक चीज देखिए, 10 का स्क्वायर आपने किया ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और बट्टा क्या हो जाएगा 100, और 100 से 100 कटेगा कि नहीं, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना। अब 1 की क्या चीज है, प्रतिशत है। ठीक है, और क्या होगा हमेशा बताएं आपको, हानि। तो 1% हानि इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4%, सेकंड ऑप्शन है 8%, थर्ड ऑप्शन है 16%, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 1%। यानी राइट इसका आंसर क्या होगा, 1% हानि होगा। अब आपको यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए है, यदि अंत तक आप वीडियो देखते तो आपको लास्ट में जो है यहाँ पर एक प्रश्न हम देंगे, उसका जवाब आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न यही है, सिर्फ यहाँ पर हम अंतर कर देते हैं कि एक पर जो है आपको 20% का लाभ होता है, और दूसरे पर जो है 20% की हानि होती है। तो इस पूरे सौदे पर उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो वीडियो को देख करके आप जरूर इसका यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और मैथ का सारा वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैथ का अगर डेली क्लास चाहिए तो डेली आपको मिलेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। का योग 8 और उनका गुणनफल 15 है, तो वह संख्या कौन कौन है बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है, 5 4, 5 3, 6 2 या 0 8। क्या होगा, देखिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो 5 और 4, देखिए योग होना चाहिए 8 और गुणनफल 15। तो 5 4 को जोड़िएगा तो 9, और गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 5 के 20 हो गया ना। ये शर्त नहीं पूरा करें, क्योंकि 8 और 15 आना चाहिए, तो 9 और 20 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। चलिए सेकेंड की ओर चर्चा करेंगे। तो 5 और 3 को आप जोड़ेंगे तो 8, और 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। तो देखिए यहाँ पर योग 8 आना चाहिए और 15 आना चाहिए गुणनफल, जो कि ये शर्त जो है आपको पूरा कर रहा है। यानी अभी एक आंसर राइट आंसर आपको ये हो रहा है, लेकिन आगे को भी हम चेक करेंगे कि क्या कोई और तो नहीं आता है। तो 6 और 2 को जोड़िए तो 8 आएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुना करने पर 15, ये भी कैंसिल हो रहा है। और 0 और 8 को देखिएगा, 0 और 8 को जोड़िएगा तो 8 जरूर आ रहा है, लेकिन गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ सेकेंड आंसर जो है आपका यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए अब आपके मन में लग रहा होगा कि इसको हम इस तरह से नहीं काम करेंगे। इस तरह की दो संख्याओं का योग 8 है तो x + y = 8, और गुणनफल 15 है तो xy = 15, और a + b के होल स्क्वायर इसका काम करेंगे। तो ऐसे आप कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो ये इस तरह से करना है। अब आपको बता दें कि यह प्रश्न कब आया है। तो यह प्रश्न जो है आपका जेएसएससी का आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर जेएसएससी में पूछा है, एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, सब में आया हुआ प्रश्न। लेकिन जेएसएससी में यदि आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो है 4 बार ये प्रश्न अभी तक एग्जाम में आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है आपको यहाँ पर जेएसएससी का तैयारी, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा या झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हो कचपाल की, तो सभी में हम यहाँ पर मैथ के प्रश्न हैं और 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न जो है वही प्रश्न रहेंगे जो आपके आते हैं। तो हम उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप करवाते चलेंगे। तो आप यहाँ पर डेली मैथ क्लास, जीके, जीएस और झारखंड जीके की तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपको शाम में लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ आपका जो है यहाँ पर आया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में यदि हम चर्चा कर लें तो अब तक 500 से ज़्यादा बार अब तक के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, जो कि बहुत ही MBBI है। अब झारखंड के एग्जाम में, जेएसएससी के एग्जाम में बात करें, किसी भी एग्जाम में झारखंड का, तो वो यहाँ पर जो है अब तक 10 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आ गए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है ब्रिटेन है, भारत है, कनाडा है या दक्षिण अफ्रीका है। तो आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है
वो आपका जो है यहाँ पर इंडिया का ही संविधान माना जाता है, इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है। यानी भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। आप लोग एकदम याद रखिए, क्योंकि अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप यहाँ पर कमेंट करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। सारे एग्जाम का आया हुआ प्रश्न हम यहाँ पर आपको कंडक्ट करते चल रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप यहाँ पर जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? आपको बताना है कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा संथाल, हो, मुंडा या भील, कौन सी जनजाति में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का पाया जाता है। देखिए सिक्का, हमने क्या लिख दिया, सिक्का। सिक्का स से होता है ना, सी, तो इसीलिए याद रखिएगा सी हो गया और यहाँ पर स हो गया। यानी सिक्का जो है हाथ में पाया जाता है वो संथाल का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? संथाल जनजाति के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। तो यदि आप किसी जनजाति को देख रहे हैं और उसके हाथ में सिक्के का निशान है तो वो यहाँ पर संथाली जनजाति हैं।